गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करवा रही हूँ। तो सॉलिड स्टेट में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है कि मैटर क्या है। उसके मैंने सॉलिड स्टेट के बारे में बताए हैं आपको कि कितने टाइप्स में डिवाइड होता है सॉलिड स्टेट, क्रिस्टल्स एंड एमरफर्स में क्रिस्टल्स क्या होता है, एमरफर्स क्या होता है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में क्लियर करवाया है। सेकंड पार्ट हम आज स्टार्ट करेंगे इसका। देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं लैटिस क्या होता है। तो लैटिस जो है एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें। अगर हम लैटिस को जानेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो किसी भी सॉलिड को 3D स्ट्रक्चर में देखें तो उस पर क्या करते हैं। अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, उसका जो 3D स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे कैसे। जब हम उस सॉलिड पर हम क्या करेंगे, एक्सरे को बॉम्बार्ड करवाते हैं तो क्या हो जाएगा वहाँ पे। तो उस 3D वो जो हमें, जब हम उसमें क्या करेंगे, एक्सरे का बॉम्बार्ड करेंगे किस पे, सॉलिड पर। समझना, जब हमारे पास पर्टिकुलर कोई सॉलिड क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सरे को बॉम्बार्ड करवाते हैं। तो जब वो एक्सरे को बॉम्बार्ड करवाते हैं तो हमें 3D स्ट्रक्चर मिल जाएगा उस पर्टिकुलर सॉलिड क्रिस्टल्स के। तो जो एक्सरे होंगी वो क्या होती हैं, एक्सरे नेगेटिव चार्ज होती हैं। जिस जिस जगह पे सॉलिड क्रिस्टल्स के जिस जिस जगह पे वो एक्सरे टकराती है तो उस जगह को वो क्या करती है, हाईलाइट करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एक्सरे पे। तो जहाँ जहाँ वो हाईलाइट करेगी या जिस जिस जगह पे वो टकराएगी उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस। क्या कहते हैं, लैटिस। तो इन पॉइंट्स को हम लैटिस बोलते हैं। टोटल 8 लैटिस हो गए। ठीक है, एक सिंपल क्यूब को अगर हम देखें, जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर उसको हम देखें तो वो एक सिंपल क्यूब है। तो उसके कितने लैटिस होंगे, 8 लैटिस होंगे। ठीक है, कितने लैटिस होंगे, 8 लैटिस होंगे। देखो यहाँ पे हम सिंपल क्यूब की बात कर रहे हैं। तो जो सिंपल क्यूब है, ठीक है, उसका हम क्या ले रहे हैं, यूनिट सेल। उसको हम यूनिट सेल भी कहते हैं। क्लियर। अगर यूनिट सेल की बात करें तो यहाँ पे मैटर का बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, एटम। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिल्स की यहाँ पे बात करें तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, सेल। तो उसी तरह से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो यहाँ पर उसका बेसिक सेल होता है 1 यूनिट सेल। क्या होता है, 1 यूनिट सेल। तो यहाँ पे देखिए टोटल 7 यूनिट सेल्स होते हैं जिसके डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस कितने होंगे, 14 डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस होंगे और उसको हम ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। अगर ब्रेविस लैटिस को देखें तो किसी भी क्रिस्टल को कैसे बना लेंगे, सपोज हम एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है, आपके सामने दे रखा है, क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। ठीक है, जिसमें एजेस हैं ABC। क्या नाम दे दिए हमने एजेस के, ABC। और एंगल्स भी होंगे, अगर एजेस हैं तो एंगल्स भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल्स जो हैं उनको हम क्या ले रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। क्या ले रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो यहाँ पे एजेस और एंगल्स आपको समझ में आए कि क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्यूब को या क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स को देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैटिस देखें तो ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। हर लैटिस में हर एक पॉइंट को, लैटिस के हर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट 1 constituent particles which may be an atom, molecule, group of atoms और an ion। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्रिस्टल लैटिस में उसके हर पॉइंट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स।
और अनआयन भी हो सकता है। देन सी, लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से जॉइंट होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से जॉइंट होते हैं, जो कि क्या बना रहा है, ज्योमेट्री बना रहा है लैटिस का। क्लियर। यहाँ पे लैटिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे थे जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट लैटिस, हमने यूनिट लैटिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे जो कि मैंने इसके पहले आपको समझाया था कि अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ए बी एंड सी। दिस एजेस में और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एंगल्स बिटवीन द एजेस अल्फा बिटवीन बी एंड सी, मतलब बी और सी के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, अल्फा। बीटा किसके बीच में बनेगा, ए और सी के बीच में। और गामा किसके बीच में, ए और बी के बीच में। दस, अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर्स में उसको हम लोग कैरेक्टराइज कर रहे हैं, ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशंस ऑफ अ यूनिट सेल, इट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओनली ऑन कॉर्नर पोजीशन। कौन से पोजीशन में, कॉर्नर पोजीशन में, किसके, यूनिट सेल के, तो इट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। जब कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसी यूनिट सेल के कॉर्नर के पोजीशन में, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट पोजीशन अदर देन कॉर्नर्स इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स, इट इज कॉल्ड अ सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, जब कोई यूनिट सेल क्या कंटेन करता है, एक या एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके कहाँ पे, पोजीशंस में प्रेजेंट होता है। कौन से पोजीशन में, कॉर्नर और दूसरे कॉर्नर, मतलब कॉर्नर अदर देन, पोजीशन अदर देन कॉर्नर्स इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ सेंटर्ड यूनिट सेल। Now types of centered unit cell, body centered unit cells. Such a unit cell contains one constituent particles, atom, molecule or ion at its body center besides the ones that are at its corner. Then second one is face centered unit cell. Such a unit cell contains one constituent particles present at the center of each face besides the ones that are at its corners. Third, n-centered unit cell. In such a unit cell, one constituent particles is present at the center of any two opposite faces besides the ones present at its corner. नाउ मैंने आपको ब्रेविस लेटर्स बताया था। यूनिट सेल पैरामीटर्स देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या बताया था, लेंस, ए बी एंड सी, एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा। उसके टोटल लैटिस कितने होते हैं, 7, और टोटल ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं, 14। क्लियर। तो आगे हम इसको और सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल ट्रिक में जो टेबल हैं उसको किस तरीके से हम याद करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको ब्रेविस लैटिस बता रखे हैं। 14 ब्रेविस लैटिस जो होते हैं आपके, डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं 14, वो यहाँ पे दे रखे हैं, आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। देखो, हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम विथ यूनिट सेल पैरामीटर्स दे रखे हैं, इस टेबल को हम किस तरीके से सिंपल फॉर्म में याद कर सकते हैं। तो आप कैसे सिंपल ट्रिक में याद करोगे, जैसे हम नाम याद करते हैं, CTO हार्मथ। क्या है, CTO हार्मथ। C मतलब क्यूबिक, T मतलब टेट्रागोनल, O मतलब ऑर्थोरोम्बिक, H मतलब हेक्सागोनल, R मतलब रोम्बोहेड्रल, M मीन्स मोनोक्लिनिक और T मीन्स
ट्राइक्लिनिक। क्लियर। तो यहाँ पे जो हम 14 जो लैटिस की बात कर रहे हैं, ब्रेविस लैटिस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्यूबिक का हम एजेस और एंगल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के जो 3 हैं CTO, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, इनके जो एंगल्स हैं तीनों के सेम होंगे। जो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री है वो टेट्रागोनल में भी होगा और ऑर्थोरोम्बिक में भी वही उसके एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि अभी मैंने एंगल्स बताए, तो इसके एजेस कैसे होंगे। क्यूबिक में A इक्वल टू B इक्वल टू C है, टेट्रागोनल में A इक्वल टू B है बट नॉट इक्वल टू C। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ठीक है, इसमें कितने फेसेस हैं, क्यूबिक में आपके कितने ब्रेविस लैटिस बनेंगे, 3। कितने ब्रेविस लैटिस बनेंगे, 3। टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में 4। देन अगर हम बात करें किसकी, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक की, तो यहाँ पे आगे टेबल में देखते हैं। देखिए, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। तो यहाँ पे जो टेबल दे रखी है उसमें सबसे पहले आप देखो मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या है, एंगल अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री है बट बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देन अगर ट्राइक्लिनिक के एंगल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देन अगर हम इसके साइड एजेस की बात करें मोनोक्लिनिक की, तो A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C। देन ट्राइक्लिनिक की A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। हेक्सागोनल की अगर बात करें यहाँ पे, तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री है। और इसके जो एजेस होते हैं A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी, CTOR हार मत, CTO हार मत, तो इसमें जो है ये ट्रिक के अकॉर्डिंग ही आप टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो और इसके जो लैटिस हैं वो कैसे आप ब्रेविस लैटिस याद करेंगे, 3 2 4 1 1 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूबिक जो है वो 3 लैटिस बना रहे हैं, टेट्रागोनल 2, ऑर्थोरोम्बिक 4, हेक्सागोनल 1, रोम्बोहेड्रल 1, मोनोक्लिनिक 2, ट्राइक्लिनिक 1। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 2 4 1 1 2 1, इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या दे रखे हैं, कुछ जो ब्रेविस लैटिस के बारे में हमने बताए थे। तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स थे, शेप ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायग्राम के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कौन सा एंगल कितना है और एजेस किस तरीके से यहाँ पे आपके मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले क्यूबिक लैटिस के 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। देखो यहाँ पे हम सिंपल क्यूबिक की पैकेजिंग एफिशिएंसी को फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिंपल क्यूबिक सेल कितने यूनिट सेल से बना होता है। तो कैसे यूनिट सेल निकालना है, पर्टिकुलर किसी एक एटम से दूसरा यूनिट सेल जोड़ते हैं। तो एक एटम से कितने यूनिट सेल जुड़ते हैं वह देखना है। जब आप पर्टिकुलर इसको करके देखेंगे तो एक एटम कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 8 पार्ट्स में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 × 1/8 इक्वल टू 1 यूनिट सेल। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 8 पार्ट में। तो इसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी देखते हैं। पैकेजिंग एफिशिएंसी में हम क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला देखेंगे। पैकेजिंग एफिशिएंसी का क्या होता है, यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम इंटू 100 परसेंटेज में लगाएंगे। इसलिए हम 100% निकालेंगे, इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 का अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आपका A क्या है साइड्स, तो ये क्या होता है 2R। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल है वो क्या हो जाएगा, A³ इक्वल टू 2R होल क्यूब इक्वल टू 8R क्यूब। सिंस सिंपल क्यूबिक
यूनिट सेल कंटेन ओनली वन एटम, द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, नाउ इसका हम थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं कि क्या होता है। तो जब हम पैकेजिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता निकालना, मतलब हम उसका क्या करेंगे, उसमें कितनी क्षमता है, क्षमता मतलब एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो हमेशा परसेंटेज में निकालेंगे। किस में निकालेंगे, परसेंटेज में। तो मैंने जैसे आपको अभी फॉर्मूला बताया था, पैकेजिंग एफिशिएंसी इक्वल टू यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे यूनिट सेल कितने हैं 1, और यहाँ पे हम उसका वॉल्यूम ऑफ एटम कितना ले रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब। क्या ले रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे देखते हैं हम मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, और इसके अपॉन में हम क्या ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि हमारा क्या है ए क्यूब। तो इसमें हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम एटम क्या होता है स्फेरिकल शेप में एटम होता है, तो स्फेरिकल शेप का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूले में आर की वैल्यू निकालनी है। तो क्यूब के अंदर सारी एजेस सेम होती हैं, तो इसी पर्टिकुलर साइड की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर साइड की हम बात करें, तो 2 एटम होगा, दोनों एटम का रेडियस क्या होगा आर आर। तो साइड्स को ले लो तो साइड क्या है ए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 3.14। ठीक है, जो हमारा क्या है पाई है उसकी वैल्यू क्या होती है 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 100 अपॉन ए क्यूब। ठीक है, जब हम यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम ले रहे हैं, तो क्या होता है स्फेरिकल शेप में होता है एटम, तो स्फेरिकल शेप का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है आर की वैल्यू निकालनी है। क्यूब के अंदर सारी एजेस सेम होती हैं, तो किसी पर्टिकुलर साइड की बात करें तो 2 एटम होगा, दोनों एटम का रेडियस क्या होगा आर आर। तो साइड्स को ले लो तो साइड क्या है ए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम इसमें वैल्यू पुट आउट करेंगे तो 4 × 1 का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं होता है, तो 4 × 3.14 हमने पाई की वैल्यू रख दी, और आर क्यूब क्या है हमारा ए क्यूब अपॉन 3 × ए क्यूब इंटू 8 इंटू 100, तो इक्वल टू 4 ए क्यूब से ए क्यूब कट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 3.14 अपॉन 3 × 8 इंटू 100 इक्वल टू 12.56 अपॉन 24 इंटू 100। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 12.56 अपॉन 24 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.523 इंटू 100, तो 52.4%। क्या होगा 52.4%। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कैलकुलेशन आपको पिक्चर्स में भी दे रखा है। आप सिंपल वे में इस तरीके से भी कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने कहा अभी वैसे भी आप लिख सकते हो, सेम है। ठीक है, आप इसके कैलकुलेशन को नोट डाउन कर लीजिए। सिंपली वैकेंट स्पेस को काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे वैकेंट स्पेस को, सिंपली वैकेंट स्पेस को हम उसके जो परसेंटेज है हमारा 100 से माइनस कर देंगे, तो 100 से माइनस करने पे यहाँ पे क्या आया वैकेंट स्पेस 47.6। कितना आया 47.6। नेक्स्ट आपका है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्या होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं। हर फेस के सेंटर में एक एटम हमें लगा देना है। किसमें फेस के सेंटर में, फेस के सेंटर में लगाना है। ठीक है, तो अगर इसमें हम इसके एजेस में कितने क्यूब्स हम रख सकते हैं, उसमें जो फेस सेंटर्ड एटम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, उसके एजेस में हम कितने और क्यूब्स रख सकते हैं, और उसका जो फेस सेंटर्ड एटम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, वो हमें देखना है कितने पार्ट्स में वो बटेगा। सबसे पहले
यूनिट सेल फाइंड कर लेंगे। यूनिट सेल फाइंड करने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यूनिट सेल इस तरीके से हम फाइंड करते हैं 8 × 1/8 और प्लस 6 × 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 6 एटम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3 और 4। तो कितने यूनिट सेल हो गए यहाँ पे, 4। तो फेस सेंटर में कितने यूनिट सेल हो गए हैं, 4। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का, ठीक है। तो आपको पता है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम्स इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो कितने यूनिट सेल हैं, 4, ठीक है। तो 4 × 1/3 πr³ अपॉन a³ इंटू 100। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, अब देखते हैं। r की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 4r ऑब्टेन होता है, ठीक है। यहाँ पर ट्राइंगल ले लेते हैं और ट्राइंगल को हम पाइथागोरस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा √2a/4, ठीक है। और √2a/4, तो वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, ठीक है। कहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने पर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या होगा, आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 74%, क्या होगा 74%। और इसमें वैकेंट स्पेस देख लेते हैं। तो वैकेंट स्पेस क्या है फेस सेंटर्ड सेल का, 100 से माइनस करेंगे, जितना हमारा परसेंटेज आया तो 100 से माइनस करके 74, तो कितना आया 26%। तो फेस क्यूबिक सेंटर्ड सेल में क्या है, वैकेंट स्पेस कितना आएगा 26%। कितना आएगा वैकेंट स्पेस 26%। जैसे कि यहाँ पे अभी आपको पिक्चर शो हो रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो सबसे पहले आपको ओपन स्ट्रक्चर दे रखा है, फिर स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर दे रखा है, फिर एक्चुअल पोर्शन ऑफ एटम्स बिलोंगिंग टू 1 यूनिट सेल, वो चीज़ें आपको इस डायग्राम के थ्रू दे रखा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होगा, इस पूरे क्यूब के अंदर सेंटर में कोई एक बॉडी है, पर्टिकुलर एटम को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अगर हमने कोई क्यूब लिया है और उसके सेंटर में कोई एटम रख दिया है, तो सेंटर में जो एटम है, जब भी हम इस एटम के एडजेसेंट के ऊपर नीचे साइड में कहीं पर भी दूसरा क्यूब हम रख देंगे, तो वो जो सेंटर में एटम है वो किसी के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। बाकी बचा क्या, हर एक एटम, बाकी बचा क्या, बाकी बचा ये 8 एटम, जो कितने में, हर एक एटम जो है 1/8 में डिवाइड होता है। कितने में डिवाइड होगा, 1/8 में डिवाइड होता है। तो इसका यूनिट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं, किसका, इसका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का हम क्या करेंगे, यूनिट सेल फाइंड आउट करते हैं। तो 8 × 1/8 + 1, क्योंकि अभी हमने क्या कहा 1, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 + 1, तो आंसर क्या आया 2। कितने यूनिट सेल होंगे इसमें, 2 यूनिट सेल होंगे। कितने, 2 यूनिट सेल। तो यहाँ पे हमारे यूनिट सेल निकल गया। अब हम इसका पैकिंग एफिशिएंसी काउंट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या है, यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, आप आपके बुक में भी देख सकते हैं, आप इस पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके जो सॉल्यूशन है वो दे रखा है, आप आपकी नोटबुक में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन देखते हैं, तो जब हम वैल्यू पुट आउट करते हैं, तो वैल्यू पुट आउट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि हर जगह हमने क्या फाइंड किया है, आर की वैल्यू फाइंड करी है। तो यहाँ पे भी आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितने होंगे, 4r रेडियस हो गए। कितने रेडियस होंगे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, यहाँ पे कितने रेडियस हो गए,
4r रेडियस हो गए। तो 4r को हम वापस से जब हम पाइथागोरस के फॉर्मूले में रखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3a/4। क्या आएगी, √3a/4। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू पुट आउट करेंगे। r की वैल्यू जब हम पुट आउट करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज कितना आता है पैकिंग एफिशिएंसी का, 68%। कितना आता है, 68%। तो यहाँ पे वैकेंट स्पेस कितना होगा, वही हम 100 से माइनस कर देते हैं। 100 से जब हम माइनस करेंगे तो वैकेंट स्पेस कितना आ जाएगा, 32%। कितना आ जाएगा, 32%। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम देखें तो पैकिंग एफिशिएंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा फेस सेंटर्ड की हो गई, सबसे कम सिंपल क्यूबिक हो गई। ठीक है, आप कैलकुलेशन आपको मैंने बता दिए हैं तीनों की, आप देख सकते हैं। ठीक, आप इसको नोट्स में नोट्स बना लीजिएगा इनका। ठीक, और आगे का हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक जितना भी मैंने आपको करवाया है पार्ट 1 पार्ट 2 आपको नोट्स प्रिपेयर करते जाना है साथ के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।